हेलो एवरीवन। जब भी आप कोई बिजनेस करने की सोचते हैं या कोई उद्यम लगाते हैं तो हम लोग क्या ध्यान रखते हैं? पहला, किस चीज़ का बिजनेस करें, क्या करें, वो ठीक है हमारे लिए, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा, उसमें क्या प्लांट एंड मशीनरी की ज़रूरत है, कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, या ये बिजनेस जो हम करने जा रहे हैं वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं। सबसे पहले एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन जर्नल इंडिविजुअल, हम जिस चीज़ पे रुकते हैं वो या तो फंड्स होते हैं या तो प्रॉफिटेबिलिटी होती है। हम कभी मार्केट रिसर्च नहीं करते उस चीज़ों को लेके, कभी हम ये एनालाइज नहीं करते कि उसमें लीगल इम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। कई बार लीगल इश्यूज़ को इग्नोर करने के कारण बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने फेलियर देखी है। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस भी टर्न आउट हुए हैं केवल इग्नोरेंस ऑफ लीगल इश्यूज़। तो जो हमारा क्रिएटिंग एंड स्टार्टिंग द वेंचर मॉड्यूल 2 है, आज हम उस पे बात करेंगे लीगल इश्यूज पे। मैं CS एकता यश निगम आज आपको कुछ उन पहलुओं के बारे में बात करूंगी जो आप जनरली इग्नोर करते हैं, जो आपके बिजनेस वेंचर के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है आप हर एक टर्म को समझें, बट हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो आप करने जा रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम आएगा, वो एक कंट्री की इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करने के लिए काम आएगा। चाहे आप जितना छोटा उद्यम लगाने जा रहे हो या जितने भी छोटे एंटरप्रेन्योर हो, लेकिन आप भारत की इकोनॉमी की डेवलपमेंट में एक पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है। और हमने इसीलिए इस मॉड्यूल में इस टॉपिक को रखा है ताकि आपको बेसिक नॉलेज दे सके। जब भी आप बिजनेस वेंचर प्लान कर रहे हो, स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो इन लीगल इश्यूज़ को भी कंसिडर करिए। तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं लीगल इश्यूज हैं क्या, और इनके कॉन्सेप्ट क्या है, और कैसे हम ध्यान रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स या लीगल एडवाइजर्स, और इनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जो दिक्कत आती है वो हमें पता ही नहीं है कि एक बिजनेस में लीगल इश्यूज क्या हो सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स, मैंने जैसे बताया, जनरली प्लान कर लेते हैं फाइनेंशियली एंड प्रॉफिटेबिलिटी। कभी कभी चलिए मार्केट रिसर्च भी कर लेते हैं, बिजनेस प्लान भी बना लेते हैं, लेकिन बिजनेस प्लान में भी लीगल इशू के पार्ट को हम नहीं कंसिडर करते। अपने बिजनेस प्लान में इसको इंक्लूड करिए, क्योंकि लीगल इश्यूज को समझना एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी है। तभी आप जान पाएंगे कि कब आपको लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, और आप उसी के हिसाब से किसी प्रोफेशनल को इनवाइट कर सकते हैं, उससे सलाह ले सकते हैं। ऐसा ना हो कि पहले आप स्टेप ले लें और उसके बाद आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े, और उसके बाद आपको जो उसके रेमेडी के तौर पे एक लीगल हायर करना पड़े। इससे पहले ही समझ लीजिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते। तो जो एक बिजनेस एज एन जर्नल हम बात करें, बिजनेस में क्या क्या लीगल इश्यूज आ सकते हैं, हालांकि लीगल इश्यूज बहुत सारे हैं। हर बिजनेस की अलग कॉम्प्लेक्सिटी है और अलग कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंगली अलग लॉ लगता है, हर स्टेट वाइज लॉ अलग है। तो आप कहाँ ऑपरेट करते हैं इस पे भी ध्यान रखिए, और किस इंडस्ट्री को ऑप्ट कर रहे हैं उस पे भी ध्यान रखिए। लेकिन इन जर्नल अगर हम सम अप करें तो लीगल इश्यूज हैं क्या, किस प्रकार हैं, क्या क्या होते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर ही आता है, ट्रेड सीक्रेट्स, लाइसेंसिंग, प्रोडक्ट सेफ्टी एंड लायबिलिटी इंश्योरेंस, एंड लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कुछ बेसिक लीगल टर्म्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि एंटरप्रेन्योर को इनके कॉन्सेप्ट कैसे समझने चाहिए और इनके लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से। आईपी जो है, आईपी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बेसिकली इंटेंजिबल जो एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। टेंजिबल एसेट्स के प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे लॉ हैं, इंश्योरेंस है, कवरेजेस हैं, एवरीथिंग इज देयर। बट जो प्रॉब्लम आती थी वो इन ह्यूमन इंटेलेक्ट से जो चीज़ डेवलप हो रही है उसको इंश्योर करने के लिए, ताकि जो आपके बिजनेस में जो आप इन्वेंशन ला रहे हैं, जो इनोवेटिव चीज़ें ला रहे हैं, वो कोई और कॉपी ना कर सके। कॉपी भी करे तो आपसे परमिशन लेके आपके लिए एक मॉनेटरी कंसिडरेशन भी इसमें डेवलप हो सके, उस चीज़ में ध्यान भी रखते हुए आईपीआर को लाया गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लाया गया। और आज की डेट में ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है और बहुत सारे लोगों का एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ मॉनेटरी सोर्स ऑफ इनकम भी है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स गिवन टू पर्सन ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड्स।
They usually give the creator an exclusive right over the use of his or her creation for a period of certain time. एक certain period के लिए आपको जो आपकी human intellect से develop जो आप चीज़ डेवलप कर रहे हैं, जो आप एक्सपेरिमेंट डेवलप कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए आपको एक राइट दिया गया, एक्सक्लूसिव राइट दिया गया है, जो कोई भी इन्फ्रिंज नहीं कर सकता. अगर इन्फ्रिंज करेगा तो उसके भी बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हैं. Too often, an entrepreneur, because of their lack of understanding of intellectual property, ignore the important steps they should have taken to protect these assets. कई बार होता है, कई इन्वेंशंस होते हैं जो अननोटिस चले जाते हैं, और कई बार दिखते हैं जो आप इन्वेंट कर रहे हैं कोई और उसी को कॉपी करके उसी इन्वेंशन पे अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, और वो उसका कॉपीराइट या उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत रजिस्टर करा रहा है. तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस वेंचर को लीगली हार्म पहुंचाएगा. तो जब भी आपको लगे आप कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं, ये नया है और आप नहीं चाहते कि आपका आइडिया, जो आपका इन्वेंशन है, वो कोई और यूज़ करे विदाउट योर परमिशन, तो आप IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को एक्सरसाइज करिए और अपने आइडिया को, अपने इन्वेंशन को, अपने क्रिएशन को इसके अंदर रजिस्टर कराइए. इसके अंदर डिफरेंट लॉज फ्रेम करे गए हैं, डिफरेंट कैटेगरीज फ्रेम करी गई है. सबसे पहले बात करते हैं पेटेंट. पेटेंट बेसिकली इनोवेशन है, इन्वेंशन है. जो हमारा दिमाग है उसमें कई सारी चीज़ें चलती रहती. कई बार कुछ अच्छा इन्वेंट कर लेते हैं हम लोग, कई बार कुछ ऐसी चीज़ का इन्वेंशन होता है जिसकी सीक्रेट को मेंटेन करना ही उस बिज़नेस की सस्टेनेबिलिटी है. अगर वो सीक्रेट लीक हो गया तो उस बिज़नेस की सस्टेनेबिलिटी वहीं एंड हो जाएगी. तो ज़रूरी है कि ऐसे इनोवेशन को, इन्वेंशन को आप पेटेंट कराइए. पेटेंट के अपना पूरा एक एक्ट है जिसमें पेटेंट डिफाइन किया गया है. उसमें पूरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो हमने अपने स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस पोर्शन में डिस्कस भी किया है डिटेल में. आप उस वीडियो के थ्रू जान सकते हैं पेटेंट के तहत क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है, और इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कराते. बेसिकली मोटा मोटा अगर हम समझो तो पेटेंट जो है, कोई भी इन्वेंशन हो रहा हो, कोई भी इनोवेशन हो रहा है, उसका एक एक्सक्लूसिव राइट है आपको, और ये 20 साल के लिए है. यानी कि आप अपनी कोई भी इन्वेंशन को 20 साल के लिए अपने लिए प्रिजर्व कर सकते हैं. बाद में ये सोशली यूसेज के लिए है. पेटेंट जो है इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के थ्रू गवर्न होता है. इसके रूल्स के अंडर इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है और इसी गाइडलाइंस के तहत ये पूरा प्रोसेस जो है चलता है. फिर ट्रेडमार्क की बात कर लेते हैं. ट्रेडमार्क ऐसा डिस्टिंक्टिव साइन है, इंडिकेटर ऑफ सम काइंड, जो किसी भी चीज़ में फिट हो जाता है, जो आपके प्रोडक्ट और सर्विस को दूसरों की प्रोडक्ट और सर्विस से अलग करता है. आप देखते होंगे डिफरेंट सारे जो ब्रांड्स हैं, लाइक अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो आपने देखा होगा कोको कोला का एक सिंबल है, या अगर हम मैगी की बात करें तो मैगी का एक सिंबल है. ये ट्रेडमार्क होता है. कोई दूसरा पर्सन मैगी जैसा कोई प्रोडक्ट निकाले और उसे मैगी ही नाम दे दे, ये इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क हो जाएगा, ये इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो जाएगा, जिस पे चाहे तो दूसरी जिसका राइट इन्फ्रिंज हो गया है वो केस भी कर सकता है और मॉनेटरी कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है. तो ट्रेडमार्क कराना बहुत ज़रूरी. जितनी भी बड़ी बड़े आप नाम सुनते हैं, जो बड़े बड़े कैप्शंस चलते हैं, वो मोस्टली ट्रेडमार्क्ड होते हैं. ट्रेडमार्क बेसिकली कुछ भी जो आपके प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग बना रहा हो, डिस्टिंग्विश कर रहा हो, एक ब्रांड क्रिएट कर रहा हो, वो ट्रेडमार्क के तहत रजिस्टर्ड होता है. कॉपीराइट. कॉपीराइट इज बेसिकली, अगर मैं कॉपीराइट की बात करूँ तो ये प्रोटेक्ट करता है एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज रादर देन आइडियाज देमसेल्व्स. लिटरेचर के केस में, म्यूजिक के केस में, या कोई ड्रामेटिक के केस में, पिक्चर्स के केस में, वीडियोस के केस में बहुत ऑफन यूज़ होता है. जब भी आप कोई बुक पढ़ते होंगे तो उसके कवर पेज के एंड पेज पे या फर्स्ट पेज पे आप देखते होंगे सी करके राउंड बनता है. दैट मीन्स दैट बुक इज कॉपीराइटेड. यू कैन नॉट कॉपी द थॉट ओवर देयर. आप उस बुक के कोई भी आइडिया को कॉपी नहीं कर सकते. अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो ये इन्फ्रिंचमेंट है और इसमें हैवी कॉन्सिक्वेंसेज आप बेयर कर सकते. कई बार हम क्या करते हैं, कई बार क्या, अक्सर ही हमने ऐसी चीज़ देखी है कि कई बार कुछ लोग जो है किसी ऑलरेडी
चलते हुए वीडियो को कंबाइन करके, या ऑलरेडी कोई चीज़ डेवलप हो चुकी है, वो बाइंडेड हो चुकी है, उसमें से कोई थॉट चुरा के अपनी खुद की बुक निकालते हैं, तो ये इन्फ्रिंचमेंट कहलाता है। अगर आप लिटरेचर के केस में, लिटरेरी के केस में कुछ कर रहे हैं, तो अपने इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करिए और खुद को भी प्रोटेक्ट करिए, और देखिए कि आप किसी और के राइट को तो नहीं इन्फ्रिंच कर रहे हैं। तो कॉपीराइट के तहत आप ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ट्रेड सीक्रेट्स, ये किसी भी बिजनेस का बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू होता है। हर बिजनेस में कुछ सीक्रेट्स होते हैं जिसे उस ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करने के लिए मेंटेन करना पड़ता है। अदरवाइज कुछ सीक्रेट्स तो ऐसे होते हैं जो उस बिजनेस के कॉन्सेप्ट होता है। अगर मैं एग्जांपल, जैसे मैंने मैगी का ही कैरी फॉरवर्ड किया है, तो मैगी का ट्रेड सीक्रेट क्या है? एज एन इंडिविजुअल अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो आंसर सिंपल होगा, मैगी का जो मसाला है डैट इज़ उस प्रोडक्ट का ट्रेड सीक्रेट है। आपने नूडल्स के केस में बहुत सारी वैरायटी मार्केट में है, वी आर नॉट गोइंग टू नेम दैम ऑल, लेकिन बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन लोग, बच्चे मैगी ही क्यों प्रेफर करते? इसलिए नहीं कि वो 2 मिनट में बन जाती है, बट इसलिए क्योंकि उसमें जो एक पाउच रखा गया है, जो मसाला रखा गया है, दैट टेस्ट, वो टेस्ट कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं आता। दैट इज़ वाई मैगी इज़ अ हिट ब्रांड। उसकी इतनी सेल है, उसका पूरा एक कंज्यूमर बेस है और वो गुडविल एंजॉय कर रहे हैं। दैट इज़ द ट्रेड सीक्रेट ऑफ मैगी। अगर वो ट्रेड सीक्रेट लीक हो जाए और कोई और उस वैसे ही प्रोडक्ट बनाने लगे, तो जो मैगी है उसका मार्केट भी डाउन हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो उसके गुडविल को भी हार्म करेगा। तो ये मैंने जर्नलाइज्ड एक एग्जाम्पल लिया। डेफिनेटली मैगी ने अपने इन्वेंशंस और उनको पेटेंट या ट्रेडमार्क के तहत रखा ही होगा, आईपीआर के अंदर करा ही होगा। इट जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू कि ट्रेड सीक्रेट इतनी इंपॉर्टेंट होल्ड करता है। किसी भी चीज़, जर्नली अगर आपका बिजनेस किसी ऐसी चीज़ को लेके डेवलप कर रहा है, या आपका कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें वो सीक्रेट मेजर रोल प्ले कर रहा है, तो कोशिश करिए उसको किसी ना किसी एक्ट के तहत तो वो आ ही रहा होगा। लाइक आईपीआर जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, उसके तहत उनको प्रोटेक्ट कराइए, अपने ट्रेड सीक्रेट को प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि अगर वो अनलॉक हो गए तो आपका बिजनेस जो है वो फॉल हो जाएगा, फेलियर की तरफ चला जाएगा। तो मेंटेन योर ट्रेड सीक्रेट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल इश्यूज़ है जिसे हम जनरली इग्नोर करते हैं। जब हम बिजनेस वेंचर प्लान करते हैं तो हमें लीगल इश्यूज़ एक्चुअली हम समझते हैं सबसे लास्ट का कॉन्सेप्ट, नहीं, इट्स द फर्स्ट थिंग यू शुड डू। यू शुड नो कि आप जो इंडस्ट्री सेलेक्ट कर रहे हैं, आप जो बिजनेस वेंचर सेलेक्ट कर रहे हैं, जब आप वेंचर एनालिसिस कर रहे हो, बिजनेस प्लान बना रहे हो, तो उसमें लीगल इशू को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट दीजिए, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। Licensing, this is also very important. Licensing is defined as a business arrangement wherein company authorizes another company by issuing a license to temporarily assert its intellectual property right, that is manufacturing a process, a brand name, copyright, trademark, patent, technology, trade secrets, etc. कुछ एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए आप लाइसेंस कर रहे हैं, आप एक परमिशन दे रहे हैं कि वो आपकी चीज़ें यूज़ कर सके। ये जो पूरा प्रोसेस है इसे लाइसेंसिंग के थ्रू करा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ इन्वेंट करी है जिसका आपने पेटेंट भी करा लिया है, बट आप उससे एक हैंडसम अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन लेना चाह रहे हैं, तो आप उसे लाइसेंस करके दूसरे लोगों को भी वो दे सकते हैं। इसका बेस्ट, अगर हम अदर वे, इसका बेस्ट एग्जांपल है इज़ द फ्रेंचाइजिंग मॉडल। फ्रेंचाइज मॉडल क्या होता है? जो बड़े 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 ब्रांड्स होते हैं, लाइक इफ़ वी टेक एन एग्जांपल मैकडी, जो मैकडोनल्ड की चेन चलती है वो फ्रेंचाइज मॉडल में चलती है। वो लाइसेंस देते हैं, दे एंटर इनटू अ प्रॉपर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, और वो उसके तहत परमिशन देते हैं कि वो उनका नाम यूज़ कर सके और उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड या सेल कर सके। तो ये लाइसेंसिंग का केस हो जाता है। ये पूरी हर चीज़ लाइसेंसिंग के तहत आती है। प्रोडक्ट सेफ्टी एंड लायबिलिटी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इससे बड़ी बड़ी कंपनीज को जो है नेगेटिव गुडविल भी अफेक्ट हुई है, नेगेटिवनेस भी झेलनी पड़ी है। इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है, अगर मैं, क्योंकि सीरीज ऑफ एग्जाम्पल में वी आर टेकिंग द सेम नेम, तो आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जाम्पल फॉर यू। मैगी जो नेस्ले के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड करी गई थी, उसका केस ही यही था। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स पाई गई थी टेस्ट के दौरान, कुछ प्रोडक्ट्स में
और उनका प्रोडक्शन रोक दिया गया था। फूड एंड सेफ्टी के तहत उनका प्रोडक्शन रोक दिया गया था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने प्रोडक्ट सेफ्टी नॉर्म्स नहीं फॉलो करी थी एंड देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन देयर प्रोडक्ट्स। दो कि हर चीज़ क्लीन चिट होके निकल आए एंड एवरी रिजल्ट जो है वो उसका बहुत अच्छा पाया गया, और मैगी आज फिर से लोग 2 मिनट वाली नूडल्स जो है फिर से इंजॉय कर रहे हैं और होपफुली इंजॉय करते रहेंगे। तो लेकिन कुछ टाइम के लिए मैगी का प्रोडक्शन बिल्कुल रुक गया था। इनफैक्ट मार्केट में जो प्रोडक्ट्स थे उन्हें भी वापस ले लिया गया था बिकॉज ऑफ जस्ट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ दिस। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल चीज़ें बना रहे हो, तब तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोडक्ट सेफ्टी फॉलो कर सकें। करिए कि आपके प्रोडक्ट में किस किस सेफ्टी नॉर्म्स की ज़रूरत है उनको फॉलो करिए और उनकी लायबिलिटी बेयर करिए, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स या आप बहुत बड़ी कंपनी भी बन जाएं, बट अगर आप इसको नहीं मेंटेन करें तो ये कभी भी आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी करेगा, आपकी गुडविल को हार्म कर सकता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया अभी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लीगल इश्यूज में इसको भी कंसिडर करिए और इसको अपने जो आप मैन्युफैक्चर्ड कर रहे हैं उसको रख के इसे एनालाइज करिए कि व्हाट आर द सेफ्टी नॉर्म्स, व्हाट आर द लायबिलिटी हैज़ टू बी फिक्स रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स यू आर गोइंग या सर्विस यू आर गोइंग टू प्रोवाइड। इंश्योरेंस, दिस इज़ ऑफनली हमने नेक्स्ट अपने उस पर डिस्कस भी किया है डिटेल में कि इंश्योरेंस है क्या और इंश्योरेंस क्यों कराना चाहिए। इंश्योरेंस की अपनी एंटरप्रेन्योर के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपना बिजनेस इंश्योर्ड करे, क्योंकि हार्मफुल एक्टिविटीज़ कभी भी हो सकती हैं और अपने आप को इंश्योर्ड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार होता है कि बिज़नेस इंश्योरेंस हम नहीं कराते हैं, हम कवरेज नहीं लेते हैं और जस्ट स्टार्ट हुआ वेंचर भी बंद हो जाता है। लेकिन हाँ, इंश्योरेंस से रिलेटेड एक चीज़ और मैं बताऊंगी जहां हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसीज तो ले ली, एज एन बिजनेस का कवरेज ले लिया, बट वी नेवर रीड आउट द डॉक्यूमेंट। हमें पता ही नहीं क्या चीज़ हमारे उस पर इंश्योर्ड है और क्या चीज़ हमारी नहीं इंश्योर्ड है। दिस हैज़ टू बी टेकन केयर। तो बिफोर टेकिंग एनी इंश्योरेंस यू शुड नो, क्योंकि जो पैरिशेबल आइटम्स होते हैं कई बार उनका इंश्योरेंस जो है वो अलग होता है, उनके क्लॉजेस अलग होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पूरे आइटम का एक ही बार इंश्योरेंस ले लेते हैं और जब हम इंश्योरेंस क्लेम करने जाते हैं देन वी कम टू नो कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। उसका पैरिशेबल आइटम को हमने कवर्ड करने के लिए वो इंश्योरेंस लिया था, बट इट इज़ नॉट कवरिंग द पैरिशेबल वन, और पैरिशेबल आइटम हमारा जो है वो ख़राब हो जाता है और हम हैवी लॉसेस बियर करते हैं। तो ये भी एक लीगल इशू है, दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज लीगल इशू। तो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर एन इंश्योरेंस एंड इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ वेंचर, यू शुड प्लान अ प्रॉपर इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपके बिजनेस को पूरा कवरेज दे, इनफैक्ट आपको भी कुछ हद तक कवर करे, क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टूवर्ड्स योर एम्प्लॉयज़ और इनफैक्ट नेशन बिल्डिंग में भी आप एक अहम पार्ट प्ले करते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, इस लीगल इशू को भी कंसिडर करिए। कॉन्ट्रैक्ट्स, ये हर एंटरप्रेन्योर को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1972 उसके तहत कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जब भी हम किसी अरेंजमेंट में या एग्रीमेंट में या समझौते पे जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना भी ज़रूरी है। हो सकता है कि वो आपका रिलेटिव ही क्यों ना हो, आपका एसोसिएट ही क्यों ना हो, बट देयर शुड बी अ डॉक्यूमेंटेड कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेटली बिजनेस में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत अच्छा होगा अगर वो ट्रस्ट डॉक्यूमेंटेड हो जाए, क्योंकि यू नेवर नो कब ये चीज़ आपके लिए एक नेगेटिव चीज़ बन जाए और बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही एंड हो जाए। कई बार होता है दो दोस्त मिलते हैं और सोचते हैं कि विल स्टार्ट अ बिजनेस। एक ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया, ही सेटल डाउन एज एन एंटरप्रेन्योर, उसने कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया, दूसरे ने कहा मैं दे दूंगा। पहले वाले ने इस एश्योरेंस में कि वो दे देगा, उसने क्या किया, पूरी कंपनी बना दी, हर चीज़ कर दिया, इवन जो प्लांट एंड मशीनरी है, कंस्ट्रक्शन है, वो सारी कॉस्ट बियर कर ली। और लोन के लिए जब वो अप्लाई करने लगा और जब उसने कहा कि भैया अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे दो, तो उसने कहा मैं तो पार्टनर हूँ ही नहीं, क्योंकि उसने उसके साथ कोई एग्रीमेंट ही नहीं किया। जस्ट एज एन इंडिविजुअल उसने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करी, उसने सारी चीज़ एग्जीक्यूट करी और उसको लगा जब मैं एग्जीक्यूशन पार्ट में जाऊंगा तो आई विल फॉर्म अ वेंचर और तब हम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाएंगे। बट नहीं, उसने तो बैकआउट कर लिया। अब क्या इशू होगा, जो बेचारा अकेले जिस बंदे ने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब उसके पास तो कोई
ऑप्शन ही नहीं रहा, ही हैज़ टू एग्जीक्यूट। अब उसे सोलिली या तो एग्जीक्यूट करना है या तो किसी और को पार्टनर बनाना है, किसी और के साथ अरेंजमेंट करना है। बट ये केस कहीं ना कहीं उसके लिए एक लॉस लॉस सिचुएशन क्रिएट कर देता है, क्योंकि उसने बहुत सारे फंड ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए होते हैं। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, बट दैट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। और कॉन्ट्रैक्ट करते समय चार चीज़ों का ध्यान रखिए। पहली चीज़, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा किसी अरेंजमेंट के लिए होता है। एक ऑफर होता है और एक एक्सेप्टेंस होता है। जब आप कुछ ऑफर करेंगे तो उसका जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आपने सर्विस ऑफर करी बट अदर पर्सन ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये होता है, कई बार होता है। हम कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, हमने डिटेल्स दे दी सामने वाले को, ही हैजंट एक्सेप्टेड, हमने डिलीवरी करा दी। बाद में व्हेन वी आर क्लेमिंग आवर मनी, उसने कहा मैंने तो वो एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसने पूरा प्रोडक्ट ही लौटा दिया। अब वो प्रोडक्ट आप कहाँ सेल करें, क्योंकि आपने वो एक्सक्लूसिवली उसी के लिए बनाया था। उसको कोई और मिल गया, उसने उससे ले लिया। क्योंकि आप उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर हुए थे, तो आपका तो कोई लीगल राइट हुआ ही नहीं। तो ध्यान रखिए, हमेशा लीगल राइट पे ये ध्यान रखिए कि जो अरेंजमेंट है, जो एग्रीमेंट है, वो डॉक्यूमेंटेड हो, ऑफर और एक्सेप्टेंस हो। लीगली चीज़ जो लॉ से इन्फोर्सेबल हो सकती हैं, उन्हीं का ही आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ जो इलीगल ऑलरेडी है बाय लॉ, आप उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो लीगल इश्यूज़ मैंने आज आपको बताए इस सेशन में, ये एक्चुअली तो बहुत छोटे छोटे से हैं जो हम जनरली इग्नोर करते हैं। हम टेंजिबल एसेट्स पे चले जाते हैं। इनटेंजिबल एसेट जो हमारी गुडविल क्रिएट करता है, जो हमारी सोलिली प्रॉपर्टी है, उसे कभी सिक्योर नहीं करते। उसे आईपीआर के तहत सिक्योर करिए, लाइसेंसिंग, ट्रेड सीक्रेट्स को मेंटेन करिए और कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर एंटर करिए, क्योंकि लीगल इश्यूज़ कहीं ना कहीं आपको हार्म पहुंचा सकते। एज एन एंटरप्रेन्योर हमारी कोशिश है आपको अपडेट करने की, आपको तैयार करने की, ताकि आपका वेंचर सक्सेसफुली रन हो सके। तो इस सेशन को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। बी एन एंटरप्रेन्योर, बी एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स।